वेलकम टू द चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो फाइनली आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे अपने फिजिकल एजुकेशन का। चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स और एक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि हमने चैप्टर फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स में पढ़ा था कि भाई किस तरीके से स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हम एक एथलीट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और हमारे को भी अगर स्ट्रेंथ चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अपनी बॉडी में तेज फुर्तीली स्पीड चाहिए, तो उसके लिए पूरा आपने देखा था कि बॉडी फिजियोलॉजी कैसी होनी चाहिए, मसल स्ट्रॉन्ग, ये सब पढ़ा था। आज आप जानोगे अलग अलग ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेस के बारे में जो एथलीट्स जो है लेते हैं जब उन्हें अपनी एंड्योरेंस बिल्ड करनी हो, जब उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी हो, जब उन्हें अपनी जो है फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करनी हो। सो जितने भी हमारे एथलीट्स हैं वो सब ये सब ट्रेनिंग्स करके माहिर एथलीट बनते हैं। तो आज आप ये जानोगे कि कौन सी ट्रेनिंग होती है। दिस इज द रियल चैप्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहाँ आप असली चीजें जानने वाले हो, प्रैक्टिकल चीजें जानने वाले हो, कौन सी वो ट्रेनिंग्स है जिनसे हम एक बढ़िया एथलीट बन सकते हैं, बढ़िया एंड्योरेंस, बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी, बढ़िया स्पीड एंड बढ़िया स्ट्रेंथ पा सकते हैं। समझ गए जी? चलो जल्दी से कर दो इस वीडियो को लाइक, क्योंकि ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो चलो भाई साहब शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स कमेंट सेक्शन में भर दो, क्योंकि आखिरी चैप्टर को कंप्लीट करने की खुशी बनाते हैं। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स कंप्लीटेड लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख दो, ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट तो तब होगा ना जब पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो आता है वो है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। कुछ मत रीड करो, सुनो ध्यान से। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या हुआ भाई? इसमें क्या जानोगे आप? टैलेंट कब आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बताओ। जब इंसान छोटा बच्चा ही हो ना, 6th 7th 8th क्लास का मान लो तुम, उसी समय में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए कि भाई इस बच्चे के अंदर बास्केटबॉल खेलने का टैलेंट है, ये बच्चा बहुत तेज भागता है, इस बच्चे की थ्रो बहुत अच्छी है, इस बच्चे का कैच बहुत अच्छा है, इस बच्चे को किक करना बहुत अच्छे से आता है। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हमारी कंट्री में जो है वो स्कूल लेवल पे स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो यही आप इसमें पढ़ोगे। और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाए तो फायदे क्या, बताओ क्या फायदा होगा? अगर किसी का टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया गया तो तुम कहोगे दीदी फायदा ये होगा, हमें पता है ये टैलेंटेड बच्चा है, फिर हम उसकी उस वाले जोन में, हमें पता है ये बहुत अच्छी किक करता है बच्चा, इसकी स्पीड, रनिंग वगैरह बहुत तेज है, इसका इंटरेस्ट भी है फुटबॉल में, अब हमें पता चल जाएगा तो हम उसकी ट्रेनिंग करवाने लगेंगे उस फील्ड में, सो दैट वो आगे चल के उसको अपना करियर बना पाए। यस, यही है कॉन्सेप्ट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का। पूरा हिंदी में समझा दिया, अपने आप लिखाना बना के। कुछ मेरे माहिर भाई आएंगे जो कहते हैं ना 2 लाइन बता दो, बाकी का अपने आप लिख लूंगा, तो तुम्हारे लिए 2 लाइन बता दिया है। अब बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स रेफर्स टू द सर्च फॉर यंग एथलीट्स who have the potential to become an athlete in future। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब हुआ यंग एथलीट्स को ऐसे को ढूंढना जिनकी अंदर काबिलियत है आगे चल के एक फ्यूचर में एक बहुत बेहतरीन एथलीट बनने की। इन अदर वर्ड्स ये भी लिख सकते हो, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग। आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज करना, पहचानना प्लेयर्स को हु हैव द पोटेंशियल, जिनके पास काबिलियत को इंग्लिश में क्या कहा? पोटेंशियल, टू एक्सेल इन पर्टिकुलर स्पोर्ट। जिनके पास काबिलियत है, एक्सेल मतलब बढ़ चढ़ के आगे निकलने की पर्टिकुलर स्पोर्ट में। अब ऐसा तो नहीं है बच्चे में हर स्पोर्ट की काबिलियत होगी, नहीं ना, 2 की हो जाएगी, अच्छा 3 की हो जाएगी। तो पर्टिकुलर स्पोर्ट में भैया लग रहा है भाई ये इसमें आगे इसका फ्यूचर ब्राइट है, उसको आइडेंटिफाई करने को कहते हैं हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हो, ये बास्केटबॉल खेल रही है हमारी गुड़िया, ये हमारा छोटा बच्चा सा क्या है, ये फुटबॉल खेल रहा है, ये स्कीइंग कर रही है, स्विमिंग कर रही है। डगलस जी याद है, डीप वाटर वाले स्विमर, ठीक है, ये पता नहीं क्या जिम्नास्टिक कर रही है ये हमारी, और ये बॉक्सर आया है। तो भाई छोटे होते से ही ना टैलेंट आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाना चाहिए। समझ गए? लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में, लर्न भी कर लो। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन? इंपॉर्टेंस क्या है अपने आप हिंदी में सोच लो ना, क्या होगा? डिस्कवरी एंड रिकॉग्निशन ऑफ हिडन टैलेंट। आइडेंटिफाई करोगे तो हिडन टैलेंट दिखाई दे जाएगा। अर्ली सिलेक्शन, यानी कि छोटे छोटे से बच्चों का अगर हम सिलेक्शन कर लेंगे छोटे होते से ही, तो भाई उस टैलेंट को डेवलप करने के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा और आप इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स प्रिपेयर सकते हो। इट हेल्प्स टू डेवलप टॉप क्लास फ्यूचर एथलीट्स। इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ टैलेंटेड एथलीट टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। भाई इतने सारे टैलेंटेड एथलीट अगर हमारी कंट्री को मिल गए बचपन से ही, तो देखो कितना ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा। इट इज अ ब्लेसिंग फॉर द यंगस्टर्स हु डू नॉट रियलाइज दैट व्हाट स्पेशल टैलेंट क्वालिटीज दे हैव। इनफैक्ट वो बच्चे जिनको पता ही नहीं होता उनमें क्या स्पेशलिटी है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई टैलेंट इन स्पोर्ट। अब कैसे, अब भैया कोई थोड़ी कोई दिमाग में आके बताएगा इस बच्चे में टैलेंट है, क्या ढूंढना है एक बच्चे के अंदर जो तुम्हें पता चले इसमें पर्टिकुलर स्पोर्ट का टैलेंट है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, साइज देखो, उसकी स्ट्रेंथ देखो, उसका मेच्योरिटी का लेवल देखो, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, भाई उसकी स्पीड कैसी है,
फिटनेस कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, देखो नॉलेज ऑफ टेक्निकल स्किल रिलेटेड टू गेम्स, क्या उस बच्चे का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, अगर वो कह रहा है उसे टेक्निकल टर्म्स आती हैं उस गेम्स की, वो उसे पता है भाई क्रिकेट में ये है, ये है, मतलब उसका इंटरेस्ट भी है, बढ़ा सकते हो तुम, ठीक है। एटीट्यूड एंड डिजायर टुवर्ड्स द पर्टिकुलर स्पोर्ट, अब उसका मन है ही नहीं बास्केटबॉल खेलने का एंड आप चाह रहे हो कि यार इसमें पोटेंशियल है तो आप नहीं करवा पाओगे, मन नहीं है तो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन रिलेटेड टू गेम, क्या वो बनना भी चाहता है एक बड़े होकर एथलीट, ठीक है, करोगे ट्रेनिंग करवाओगे तो शायद उसके मन में आ रहा है हाँ भाई मैं बन जाऊं, तो ये सब चीजें पैरामीटर्स देखने होते हैं, वन लाइनर्स में आपको आ सकते हैं, याद रख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन समझ गए आप, तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वही प्रोसेस है जिससे हम फ्यूचर के एथलीट्स को चुनते हैं, बस दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, जब भी ट्रेनिंग करनी होती है एथलीट्स की तो एक टाइप की ट्रेनिंग साइकिल बनाई जाती है और उन्हीं ट्रेनिंग साइकिल्स को हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइकिल्स जो आपको पढ़नी है। मैक्सिमाइज्ड जो है रिजल्ट के लिए 3 साइकिल्स में ट्रेनिंग साइकिल होती है, ठीक है, इसको प्लान करा जाता है, ऑर्गेनाइज करा जाता है, फिर इंप्लीमेंट कर, ये कुछ नहीं लर्न करना, ये बस बुक के हिसाब से लिखा है मैंने, तुम्हें जो लर्न करना है ये देख लो। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेसिकली 3 साइकिल्स होती हैं और ये 3 साइकिल्स कौन कौन सी है, माइक्रो साइकिल, मीजो साइकिल, मैक्रो साइकिल, ठीक है। जो माइक्रो साइकिल है सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल होती है, सिंगल वीक की होती है, सिर्फ 7 डे का ट्रेनिंग प्लान, कोई भी ट्रेनिंग हो रही है उसमें, ठीक है। फिर आती है मीजो साइकिल, ये 2 हफ्ते से कुछ महीनों तक की रहती है, इट इज टिपिकली अ मंथ, 1 महीने तक की हो गई समझ लो आप, ठीक है। देन आती है मैक्रो साइकिल, ओवरऑल ट्रेनिंग पीरियड, यूजुअली ये ईयरली प्लान होता है, लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल इसमें 3 से 12 महीने तक जाती है। तो ये 3 ट्रेनिंग साइकिल्स आपको याद रखनी है, एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, थोड़ा लॉन्ग में बताती हूँ। तो ये 3 ट्रेनिंग साइकिल्स हमें याद रखनी है, यानी कि जब भी कोई एथलीट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं उन्हें 2-2, 3-3, 4-4 महीने की ट्रेनिंग इनिशियली स्टार्ट करते, नहीं, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग साइकिल मूव होती है, तो वो आप जानोगे। सबसे पहले ट्रेनिंग साइकिल कौन सी होती है, माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल। माइक्रो जैसे वर्ड से समझ सकते हो, माइक्रो मीन्स स्मॉल। अ माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल कैन बी ट्रेस फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस यानी कि स्मॉल। माइक्रो साइकिल रेफर्स टू अ वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, सिर्फ 7 दिन का, ठीक है। अ माइक्रो साइकिल इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अ फंक्शनल टूल ऑफ प्लानिंग बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर एंड कंटेंट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। तो ये एक स्टार्टअप होता है मतलब कि ट्रेनिंग का, और इसमें पूरा प्लान बनाया जाता है और एक इनिशिएशन करा जाता है ट्रेनिंग का, ठीक है जी। माइक्रो साइकिल नोटिस कर लिया, ठीक है, यही पढ़ना है बस, ठीक है। अब आता है मीजो साइकिल। नाउ व्हाट इज मीजो साइकिल? मीजो साइकिल रिप्रेजेंट्स फेज ऑफ ट्रेनिंग। मीजो साइकिल रिप्रेजेंट्स अ फेज ऑफ ट्रेनिंग विद द ड्यूरेशन बिटवीन 2 to 6 वीक, 2 से 6 हफ्ते की होती है। अ मीजो साइकिल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस वीक्स वेयर द ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्फसाइज द सेम टाइप ऑफ फिजिकल एडेप्टेशन। ये क्यों कराई जाती है 2 से 6 हफ्ते की मीजो साइकिल? बॉडी को फिजिकली अडेप्ट कराने के लिए, जैसे क्या अडेप्ट कराने के लिए, मसल मास, एनेरोबिक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करवाई जाती है। ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी फेज अ मीजो साइकिल कॉमनली कंसिस्ट ऑफ 4 से 6 माइक्रो साइकिल। जैसे माइक्रो साइकिल होती है 1 हफ्ते की, तो 4 से 6 माइक्रो साइकिल एक मीजो साइकिल में आ जाती है। इनका एम होता है मसल मास और एनेरोबिक कैपेसिटी को जो है अडेप्ट करवाना, ठीक है जी। चलो अगला पढ़ते हैं, माइक्रो साइकिल, ठीक है, सबसे बड़ी साइकिल होती है ट्रेनिंग की। मैक्रो साइकिल इज एनुअल प्लान मोर देन 52 वीक्स दैट वर्क्स टुगेदर पीकिंग फॉर द गोल कॉम्पिटिशन ऑफ द ईयर, यानी कि जो गोल है ना उसको अचीव करने के लिए। इसके 3 फेजेस होते हैं, प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांजिशन, ठीक है। सबसे लंबी साइकिल होती है ये मैक्रो साइकिल। आगे समझ में, चलो अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ। आपको याद होगा हमने स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी सबकी वो पढ़े थे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, किस पे स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, किस पे एंड्योरेंस डिपेंड करती है। अब आप जानोगे क्या वो ट्रेनिंग सेशंस है, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है जिससे आप स्ट्रेंथ जो है वो बना सकते हो। बट अभी इसमें हमें टाइप ऑफ स्ट्रेंथ भी पढ़नी है, हर एक स्पोर्ट में अलग अलग टाइप की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो उसके लिए वैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं, समझ रहे हो। चलो स्ट्रेंथ क्या है, सॉरी ये मैंने रेड कलर से लिखा है तो दिख ना रहा हो इतना, तो स्ट्रेंथ की एक छोटी सी डेफिनेशन, ये सब कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, ये वाली डेफिनेशन को यहां से रीड करके, इट इज द एबिलिटी, ठीक है, टू एक्ट और ओवरकम अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ओवरकम द रेजिस्टेंस। क्या होती है स्ट्रेंथ? इट इज द एबिलिटी टू एक्ट और ओवरकम द रेजिस्टेंस। ये है स्ट्रेंथ की सिंपल डेफिनेशन। बेसिकली आप कितना फोर्स एग्जर्ट कर सकते हो, यही है स्ट्रेंथ। आपकी ताकत कितनी है, कितनी ताकत आप लगा सकते हो, ये स्ट्रेंथ है। अब ये स्ट्रेंथ बहुत सारे टाइप्स की होती है, हमें फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। सबसे पहले आती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस के आगे जो है एक्ट करना, उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहेंगे। देन
देन आती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस विद स्पीड। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मैंने आपको पहले भी समझाया था, यानी कि जब आपको एक्सप्लोजिव वर्ड जब किया था तो सोचो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है स्टार्टिंग में ही, बहुत एनर्जी से, जैसे वो सबवे सर्फर में हेड स्टार्ट होता है ना, एकदम से भागते हैं। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कुछ वैसा होता है। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप, जैसे लॉन्ग जंप गेम जो होता है, स्पोर्ट जो होता है, उसमें आपको क्या है, जंप मार के जाना है, तो कितनी स्ट्रेंथ चाहिए ऊंची जंप मारने के लिए, तो तब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, इंड्योरेंस मतलब आ जाए तो समझ जाना, आपको ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रखना है, फैटीग नहीं होना है, थकावट नहीं होनी चाहिए आपको, आप जो टास्क कर रहे हो यू हैव टू कंटिन्यू इट, ठीक है। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, एबिलिटी टू एक्ट अंडर अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फैटिग, ये सबसे आसान इसकी परिभाषा कह लो, डेफिनेशन है सारी की सारी स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस मतलब क्या हुआ, आप लंबे समय तक जो है अपनी स्ट्रेंथ को जो है लगा पा रहे हो अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग, आपको थकान भी हो रही है बट फिर भी यू आर एक्सर्टिंग स्ट्रेंथ। समझ गए, 1 2 3 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, हमें समझ में आ गया, ठीक है जी। अब ये सब स्ट्रेंथ्स को बनाने के लिए ट्रेनिंग होती है। कौन सी ट्रेनिंग्स होती है, सबसे पहले स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, 100% आएगा आपके पेपर में ये, ठीक है जी। तो लर्न कर लो, डन। क्या होता है अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज 2 वर्ड से मिलकर बना है, आइसो मतलब सेम एंड मेट्रिक मतलब लेंथ, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, इट मीन्स व्हेन वी डू दीज एक्सरसाइज वर्क डन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। इन एक्सरसाइजेस में क्या होता है, व्हेन वी डू दीज एक्सरसाइज वर्क डन, जो कुछ रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, भाई क्या फायदा वही करने का, कुछ काम होता हुआ तो दिख नहीं रहा है, ऐसी एक्सरसाइजेस। दीज एक्सरसाइजेस रिक्वायर लेस टाइम, कम टाइम चाहिए, एंड इक्विपमेंट, ज़्यादा इक्विपमेंट भी चाहिए, एंड कैरिड आउट एनीवेयर, आप कहीं पे भी कर सकते हो। दीज एक्सरसाइजेस आर फॉर यूजफुल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ इन केस ऑफ इंजरी, इंजरी के समय पे भी स्ट्रेंथ मेंटेन करना हो तो ये बढ़िया है, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक पुशिंग अ वॉल, आप वॉल को पुश कर रहे हो तो क्या वॉल पुश हो जाएगी, नहीं, वर्क डन तो दिखेगा नहीं, ठीक है। वाइल पुशिंग अ वॉल वर्क डन इज 0 बट द फोर्स बीइंग एक्सर्टेड, बट ऐसा तो नहीं तुम फोर्स नहीं लगा रहे, तुम तो पूरी फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो भाई ऐसी सिचुएशन में जो है इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। बट द वर्क डन कैन नॉट बी सीन एज द वॉल इज स्टिल एट द सेम प्लेस एंड डजंट मूव अ बिट। तो ये है हमारा एक सिंपल से एग्जाम्पल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का, ठीक है। आर्चरी जो होता है, आर्चरी वो भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इनफैक्ट बहुत सारी वेट लिफ्टिंग को भी हम जो है, वेट लिफ्टिंग जैसे वो वेट से उठा के ऐसे वेट लिफ्ट करते हैं ना, उसको भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। हेयर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड, बट डिस्टेंस मूव्ड इज 0 देयरफॉर वर्क डन इज 0। ये है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। एग्जाम्पल क्या है, आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, पुशिंग अ वॉल, ये आप इसको लर्न करना है, ठीक है। चलो, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स सारे में प्रोवाइड करी, गूगल ड्राइव लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज आइसोटोनिक। टोन वर्ड से ही समझ जाओ भाई मसल बढ़िया हो जाएंगे, इसमें चेंजेस दिखाई देंगे बॉडी के अंदर, तो आइसोटोनिक, टोनिक वर्ड से ही समझ जाओ, ठीक है। आइसो मीन्स सेम एंड टोनिक मीन्स क्या हुआ, टोन। इन दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज व्हेन वी डू मूवमेंट, जब भी हम ये एक्सरसाइज करते हैं, द मूवमेंट कैन बी डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि जो मूवमेंट हुआ है, जो वर्क डन हुआ है वो आपको दिखाई देगा। हेयर द लेंथ ऑफ मसल कैन बी सीन, आप जाके जिम में डंबल ऐसे ऐसे कर रहे हो जो है, बहुत सारी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो थोड़े दिनों में आपके मसल बन जाएंगे तो दिखाई देगा। एंड कॉल्ड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो भाई द लेंथ ऑफ द मसल कैन बी सीन, दिखने लगेगा आपके मसल में चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल इस एक्सरसाइजेस का क्या है, व्हेन वी थ्रो अ बॉल, जंप, रन, वेट ट्रेनिंग, जंपिंग ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलो अब देखते हैं टोनिक एक्सरसाइजेस के, रनिंग, जंपिंग ऑन द स्पॉट, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस है इसके एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल हैं ये, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के। मेन क्या आपको इसमें आपको टोन्ड मसल दिखाई देंगे जब आप ट्रेनिंग करोगे इसके बाद। अब आती है थर्ड एक्सरसाइजेस आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब होता है एक टाइप का मोशन, ठीक है। ये एक्सरसाइजेस जे पेरनी ने इंट्रोड्यूस करी थी 1968 में। 1 मार्क काइनेटिक एक्सरसाइज किसने इंट्रोड्यूस करी थी, दीज एक्सरसाइज आर डन विद द हेल्प ऑफ स्पेशली डिजाइन मशीन। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी देखो स्पेशली डिजाइन मशीन्स पे होती है, दिख रहा है ना ये ऐसे, ठीक है। अब ये तो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक का ना वो होता है एक तरीके से, ये एक्सरसाइजेस आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का मिक्सचर होता है। तो ये वाली जो एक्सरसाइजेस होती हैं, ये वाली एक्सरसाइजेस इसका और इसका दोनों का मिक्सचर है।
कहाँ यूज़ होती हैं ये? कुछ इवेंट्स में, स्पोर्ट इवेंट जैसे रोइंग हो, स्विमिंग हो, उनके लिए ये करवाई जाती है एथलीट्स को, जिनको रो करने हैं ना, बोट को बहुत ज़्यादा स्विम करना है, उनको ये ऐसे इस पे एक्सरसाइज करवाई जाती है। ठीक है, समझ गए जी? हो गया, डन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या हुआ? दैट आप फैटिग में भी, थकान में भी जो आपका टास्क है उसे कंप्लीट करो, स्टॉप ना हो। ठीक है, जैसे आप बहुत लंबी रेस दौड़ रहे हो तो आप में इतना इंड्योरेंस होना चाहिए, इतना स्टेमिना होना चाहिए कि आप रेस बीच में ना छोड़ दो, यू कंप्लीट इट। इट इज़ द एबिलिटी टू, और स्पीड में भी, भैया रेस दौड़नी है मतलब तेज भागना है ना, तो भाई इंड्योरेंस मतलब दैट यू हैव टू, जो है इट इज़ द एबिलिटी टू कंटिन्यू एक्टिविटी अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग, मतलब थकान होते हुए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर द कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू लास्ट और टू विथस्टैंड वेयर एंड टियर, ये भी। बट सबसे बढ़िया डेफिनेशन ये जो मैंने बादल में कर दिया ना, ये वाली है इसकी। ठीक है, एबिलिटी टू कंटिन्यू एक्टिविटी अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है जी, समझ गए? चलो, अब क्या है एंड्योरेंस? एंड्योरेंस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती है पेपर में लिखने को, तो 3 डेफिनेशन आपको बुक में भी दे रखी है। एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग, द रिजल्ट, ये सब आप कोई भी लर्न कर लेना। इसमें से तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है इनमें से बता दो एक। ठीक है, एंड्योरेंस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक नेचर ऑफ एक्टिविटी पे कि क्या एक्टिविटी है उसके हिसाब से एंड्योरेंस बिल्ड करना होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी कि वो एक्टिविटी कितने समय तक चलेगी उसके। ठीक है, तो दोनों का हमें पार्ट पढ़ना होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं एंड्योरेंस ऑन द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। तो सबसे पहले आता है इसमें बेसिक एंड्योरेंस बिल्ड करना। बेसिक जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू द मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ बॉडी एंड मसल्स इन्वॉल्व एट अ स्लो पेस फॉर अ ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे कि ये वो होता है बेसिक एंड्योरेंस जहाँ पे आपको अपनी मसल्स को, बॉडी को मूव करना है तो स्लो पेस, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं भागना है, स्लो पेस पे आपको जो है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन आएगा यहाँ पे, अगर आपको अपने मसल्स को, बॉडी को मूव करना हो। फॉर एग्जांपल वॉकिंग में, जॉगिंग में और स्विमिंग एट अ मॉडरेट स्पीड। मॉडरेट स्पीड की स्विमिंग में आपको बेसिक एंड्योरेंस की जरूरत है। आप वॉक करते करते थको ना, आप जॉग करते करते थको ना, मॉडरेट स्विमिंग करते करते आप थको ना, इसलिए आपको बेसिक एंड्योरेंस की जरूरत है। ओके जी, समझ गए बेसिक एंड्योरेंस। अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा जनरल एंड्योरेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रेजिस्ट फैटिग सैटिस्फैक्टरीली कॉज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। जनरल एंड्योरेंस आपको किसी भी एक्टिविटी में काम आ सकता है, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो आपको थकान ना हो। स्पेसिफिक एंड्योरेंस, ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंप्लीट द टास्क विदाउट एनी फैटिग। इट्स रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। स्पेसिफिक एंड्योरेंस जैसे कि डेफिनेशन से पता चल रहा है, नेचर ऑफ द एक्टिविटी के पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग हमें स्पेसिफिक एंड्योरेंस चाहिए होती है। ठीक है, स्पेसिफिक एंड्योरेंस एक बॉक्सर का होगा, वो रेसलर से डिफरेंट होगा। तो एज पर द नेचर ऑफ द एक्टिविटी, यानी कि बॉक्सर को है, स्विमर को जरूरत है, रेसलर को जरूरत है, वैसी वैसी स्पेसिफिक एंड्योरेंस बनाने की वैसी वैसी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, समझ गए? अब आता है हमारा एंड्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी। ये क्या था? ये था ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। आप मान लो ये था ऑन द बेसिस नेचर ऑफ द एक्टिविटी हो गया। अब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, कितने समय तक जो है आपको एंड्योरेंस रखना है। सबसे पहले आता है स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस गाइज ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, तो यहाँ देख लो ध्यान से, स्पीड एंड्योरेंस की बात करते हैं। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ मूवमेंट विद हाई स्पीड टू रेजिस्ट फैटिग इन एक्टिविटीज अप टू 45 सेकेंड्स। तो भाई स्पीड एंड्योरेंस की ड्यूरेशन कितनी है? 45 सेकेंड्स। और स्पीड एंड्योरेंस चाहिए कि आप 45 सेकेंड्स तक जो भी टास्क कर रहे हो अपना, उसे हाई स्पीड में कंटिन्यू कर पाओ। ठीक है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म मूवमेंट विद हाई स्पीड टू रेजिस्ट फैटिग इन एक्टिविटी दैट लास्ट अप टू 45 सेकेंड। ठीक है, अब आया नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। ठीक है, पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस इज नीडेड टू रेजिस्ट फैटिग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो लास्ट करती हैं 45 सेकंड से 2 मिनट तक, जैसे कि 800 मीटर की रेस। इनमें शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस चाहिए कि आप भागते रहो तेज स्पीड पे, बता थको ना। तो ये 800 मीटर की रेस में 45 टू 2 मिनट्स तक शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस चाहिए। अब आता है हमारा द मीडियम टर्म एंड्योरेंस। तो मीडियम टर्म एंड्योरेंस जैसे कि पता चल रहा है पढ़ के, ये वो एक्टिविटी के लिए एंड्योरेंस बनाना होता है जो 2 मिनट से 1 मिनट तक रहती है, जैसे 1500 से 3000 मीटर की रेस। नाउ इट्स द लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। ये बहुत मुश्किल होता होगा ऑब्वियसली बिल्ड करना, इसे बिल्ड करने के लिए बहुत ट्रेनिंग लगती होगी। इट इज़ नीडेड फॉर दो स्पोर्ट्स विच रिक्वायर मोर देन 11 मिनट्स। 5000 2000 मीटर की कंट्री रेसेस जैसे होती हैं वो हो गई है। तो इन सबकी ना अलग अलग ट्रेनिंग होती है इनको जो है डेवलप करने की एंड्योरेंस को। सो नाउ लेट्स स्टडी द ट्रेनिंग्स जो एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए बनती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड जैसे कि नाम बताया जा रहा है, इन दिस मेथड द एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड एट अ सर्टेन स्पीड विदाउट एनी ब्रेक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड, जो भी एक्टिविटी करो स्लोली करो, कि बहुत तेज नहीं करना है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार करना है। इसको इंग्लिश में बना दो।
इन दिस मेथड द एक्टिविटीज परफॉर्म एट अ सर्टेन स्पीड विदाउट एनी ब्रेक, कॉन्टिन्यूस मतलब कोई ब्रेक नहीं है, फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन। द स्पीड ऑफ एक्सरसाइज इज यूजली डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू हार्ट रेट। अब क्या स्पीड होगी आपकी एक्सरसाइज की, वो जो हार्ट रेट होता है उसके हिसाब से डिटरमाइन करी जाती है। जो ट्रेन्ड एथलीट होते हैं उनका हार्ट रेट होता है 140 से 160 बीट्स पर मिनट ड्यूरिंग एक्टिविटी, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से कम की ट्रेनिंग नहीं होती है ये। दिस मेथड इज यूज फॉर वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग। अब देखो थोड़ा ना टेक्निकल टर्म्स पे नहीं जाते, देखो जैसे कोई एथलीट है उनको सिखाया जा रहा है एंड्योरेंस बिल्ड करना, तो अगर उनकी स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड से ट्रेनिंग कराई जाएगी तो एक उनके ट्रेनर होंगे, वो हाथ में 3T पकड़ के और टाइमर लगा करके खड़े होंगे, ठीक है। फिर वो उन्हें 30 मिनट का जैसे उन्होंने टाइमर लगा दिया, वो उन्हें कहेंगे वॉक करो आप लोग, ठीक है, बिना रुके वॉक करनी है 30 मिनट तक। उसमें उनके हार्ट रेट्स को भी चेक करा जाता है, हार्ट रेट कितना रहना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन 140 to 160 बीट, इससे ऊपर हो जाए तो शायद ब्रेक दे देते हैं, समझ रहे हो। ये नहीं तो अभी थोड़ी ख़राब कर देनी है, समझ गए। जैसे रनिंग करवाई 30 मिनट तक, साइकिलिंग कराई 30 मिनट तक, ठीक है। हार्ट रेट को चेक करते रहना कि भाई तबीयत ही खराब ना हो जाए, ठीक है। तो ये एंड्योरेंस बिल्ड करने का स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड। इसके फायदे क्या हैं, बहुत सारे फायदे लिखे, कोई भी एक आप याद कर सकते हो। जो है इससे क्या होगा, उनकी विल पावर बढ़िया होगी, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़िया होगा, उनकी जो है लिवर और जो है ग्लाइकोजन बढ़िया हो जाएगा लिवर में, नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़िया हो जाएगा, कैपिलराइजेशन बढ़िया हो जाएगा, और साथ में जो है फैट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट और लंग पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और ये सब इफेक्ट होने से क्या होगा, उनकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं। अगला आया हमारा फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड, ठीक है। अब आपको एग्जाम में स्लो फास्ट दोनों पूछे जा सकते हैं। तो द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड कंपैरेटिवली फास्ट। अब ये वाला आता है नेक्स्ट फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड, सो लेट्स रीड इट। तो फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड में द एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड कंपैरेटिवली फास्ट, स्लो से थोड़ा फास्ट करी जाती है, बट द स्पीड रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ट्रेनिंग, बट स्पीड रिमेन रहनी चाहिए एक जैसी। हार्ट रेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग शुड बी बिटवीन 160 to 180 बीट्स। इसमें कितनी थी 140 to 160, इसमें हार्ट बीट रहनी चाहिए 160 to 180, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। बिकॉज द इंटेंसिटी इज हाई एंड मोस्ट ट्रेनर्स एग्जॉस्ट देन द स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड। तेज क्यों हो जाती है भैया हार्ट बीट, ऑब्वियसली जब एग्जॉस्ट ज़्यादा होती हो तो हार्ट बीट बढ़ती है, क्योंकि ये तेज भाग रही होगी तो बढ़ेगी हार्ट बीट, पता है, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी शुड बी लेस देन एटलीस्ट 20 मिनट्स, 20 मिनट की होनी चाहिए। अब ये 20 मिनट क्यों है, वो तो 30 मिनट थी क्योंकि वहाँ धीरे धीरे चला जा रहा था, धीरे धीरे जॉग करा जा रहा था। यहाँ पे तेज है स्पीड, हार्ट बीट तेज है, तो भाई ये 20 मिनट में कवर हो जाना चाहिए। इफेक्ट ऑफ द फास्ट कंटिन्यूअस मेथड क्या है, VO2 मैक्स बढ़ जाता है, कैपेसिटी ऑफ मसल टू कंज्यूम ऑक्सीजन बढ़ जाता है। जब ये कंज्यूम करना ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, तो वहाँ पे फील्ड पे आप बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इंप्रूव्ड एनारोबिक कैपेसिटी। तो ये ट्रेनिंग करने से ही हमारे एथलीट इतने बढ़िया परफॉर्म करते हैं टूर्नामेंट्स में। अब अगला आता है इंटरवल मेथड। इंटरवल मतलब ब्रेक होता है ना, तो ब्रेक लेके होती है एक्सरसाइज। दिस इज मेथड इज वेरी इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग एंड्योरेंस फॉर ट्रैक रनर्स। जो ट्रैक रनर्स होते हैं उनके लिए इंटरवल्स आर गिवन टू एथलीट इन बिटवीन द रेपिटेशन फॉर रिकवरी। इंटरवल दिए जाते हैं, इसमें हार्ट बीट तो 180 बीट पर मिनट तक चली जाती है, और जब हार्ट बीट लो होकर 120 से 130 बीट पर मिनट आती है तब कंटिन्यू करवा दिया जाता है ट्रेनिंग को। द ट्रेनिंग लोड शुड बी गिवन अगेन आफ्टर चेकिंग द हार्ट रेट ऑफ द एथलीट। तो भाई क्या है भाई, ट्रेनर इसमें बहुत जरूरी है, वो हार्ट रेट चेक करेंगे, भाई आ गया 120 से 130, चलो अब ये वाले टास्क करो, नहीं आया होगा तो ब्रेक देंगे। तो ये इस टाइप से होती है। मिडिल डिस्टेंस रेस, फुटबॉल, हॉकी, इनके लिए ये ट्रेनिंग कराई जाती है। भाई फुटबॉल का मैच कितना लंबा होता है, हॉकी का मैच कितना लंबा चलता रहता है, तो उसमें ऐसा ना हो कि हमारे जो एथलीट्स है वो थक जाए, तो इसलिए इंटरवल मेथड से एंड्योरेंस बढ़ाया जाता है उनका, ठीक है जी, समझ गए। अगले पे आते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वाले एंड्योरेंस बिल्डिंग की आएगी ही आएगी, बोर मत हो, सब लर्न करनी है ये, ठीक है। चलो क्या है एंड्योरेंस बिल्डिंग की। दिस मेथड को डेवलप करा था फार्टलेक मेथड को गोस्टा होमर ने 1930 में, याद रख लो। इसे स्वीडिश प्ले या स्पीड प्ले भी बोला जाता है। अब इसमें ना क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जैसे ये देख रहे हो, क्या है यहाँ पे जॉगिंग हो रही है, ये जो है वो जो होता है ना वो पैराप्लिन कहेंगे, पता नहीं क्या कहते हैं, उस पर जंप करते हैं, जंप वाला हो गया, ठीक है। ये स्विमिंग हो गई, ये दौड़ रहे हैं, ये कुछ वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं, इनको कूद के जाना है, ये क्या हो गया, ये भी जो भी कुछ जंप टाइप हो रही है। मिक्सचर ऑफ एक्टिविटीज है, एक जैसी एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटीज चेंज हो रही हैं, तो इसी को कहते हैं हम फार्टलेक मेथड। तो फार्टलेक मेथड में क्या होता है, ट्रेनर जो है एथलीट को कहता है ये टास्क है 10-12, तुम्हें इन्हें कंप्लीट करना है,
वो अपनी मर्जी से उसको कंप्लीट करते हैं। कहीं उनकी स्पीड तेज होगी, कहीं स्लो होगी, कहीं पे बहुत बढ़िया हो जाएगी। जैसे जॉगिंग करते हुए ठीक है इसमें स्लो गई, स्विमिंग थोड़ी स्लो कर ली तो भागेंगे तेज। तो यहाँ पे उनको ये जो है बताया नहीं जाता आपको ऐसा करना है, वो अपने आप अपनी स्पीड वेरी करते रहते हैं। एथलीट चेंजेस हिज और हर स्पीड अकॉर्डिंगली, उनके मन के अकॉर्डिंग। सो इट इज सेल्फ डिसिप्लिन इन नेचर। सब कुछ ट्रेनर के कहने भी करना है, अपनी दिमाग से करना है। द हार्ट रेट फ्लक्चुएट बिटवीन 140 से 180 बीट। अब इसमें हार्ट रेट 140 से 180 बीट पे फ्लक्चुएट करता रहता है। फार्टलेग ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स वेरिंग आवर पेस थ्रू आउट आवर रन। पेस क्या होती है? स्पीड। स्पीड एथलीट अपनी मर्जी से चेंज करता है। चलो जी, समझ गए इसको? ये वाली फोटो बहुत बढ़िया है इसे समझने के लिए। एक अपनी बुक में से देख लो, बुक में तो वो डिफिकल्ट सी डेफिनेशन थी, मैंने आपको थोड़ी इजी बता दी है। इसकी फिर भी ये वाली लाइन देख लो फार्टलेग की। फार्टलेग ट्रेनिंग अलाउज द एथलीट टू रन फ्रीली ओवर वेरिंग डिस्टेंस एंड एट अ वेरिंग स्पीड. Fartlek allows the athlete to run at varying intensity levels over a distance of their choice. This type of training stresses both on aerobic and anaerobic energy pathways. ये aerobic और anaerobic energy दोनों बढ़ाने के लिए करवाई जाती है, ठीक है। चलो देख लिया, ये देखो, जैसे ये देखो वार्म अप कराया, फिर 10 से 10 मिनट का, फिर जो है 60 सेकेंड्स की स्प्रिंट हो गई, फिर लाइट जॉगिंग कर दी, फिर कूल डाउन का टाइम दे दिया, देन जो है रन हिल या फिर स्टेयर्स पे करो, वर्टिकल जंप, ठीक है, सिटअप्स करा, जो है ये क्या हो गया, ये एक टाइप का फार्टलेग मेथड हो गया कि डिफरेंट एक्सरसाइजेस को क्या है आपको कंप्लीट करना है। अब एथलीट अपनी मर्जी से करेगा, जैसे मैंने ये वाले डायग्राम में आपको दिखाया। समझ गए आप फार्टलेग मेथड को? चलो अब 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्पीड। क्या क्या पढ़ लिया? स्ट्रेंथ पढ़ लिया, क्या है स्ट्रेंथ को बढ़ाने की एक्सरसाइजेस कौन सी? आइजोमेट्रिक, आइजोटोनिक, आइजोकाइनेटिक। लिखते रहो इसे कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर एंड्योरेंस पढ़ा, एंड्योरेंस की एक्सरसाइजेस कौन सी? इंटरवल मेथड, स्लो कॉन्टिन्यूस, फास्ट कॉन्टिन्यूस, फार्टलेग मेथड। फार्टलेग आता है पेपर में। नेक्स्ट ये आया हमारा स्पीड। स्पीड क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डू मूवमेंट एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं स्पीड को। टाइप्स ऑफ स्पीड, देयर आर मेनी टाइप्स। इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट द सिग्नल, ठीक है। एक्सेलरेशन स्पीड एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। एक्सेलरेशन मतलब होता है ना एक्सेलरेट करना, तो एक्सेलरेशन स्पीड एबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम स्पीड मिनिमम पॉसिबल टाइम में अचीव करो। ये स्प्रिंट रेसेस में चाहिए होगी कि आप मैक्सिमम स्पीड पे अपनी जल्दी से जल्दी आ जाओ। मूवमेंट स्पीड एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी टू डू सिंगल स्मॉल मूवमेंट इन मिनिमल पॉसिबल टाइम, कि आपको जो मूवमेंट करना है बहुत फुर्तीला, बहुत तेजी से करना है सबसे कम समय में। लोकोमोटर स्पीड एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो लोकोमोटर बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्पोर्ट्स के लिए जो लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं। जैसे कोई ऐसी रेस है जहाँ पे दौड़ लगानी है थोड़ा लंबे डिस्टेंस की, तो ऐसे तो नहीं है ना आप स्टार्टिंग में तेज दौड़ लो फिर धीरे हो जाओ, नहीं, कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन करो। स्पीड इंड्योरेंस, इट इज़ द एबिलिटी टू डू द मूवमेंट एज क्विक एज पॉसिबल अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग। स्पीड इंड्योरेंस की आप जो फैटिग, थकावट के बावजूद आप अपनी बहुत तेजी से गिवन टास्क को कंप्लीट करो। तो ये रिएक्शन स्पीड, एक्सेलरेशन स्पीड, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटिव स्पीड, स्पीड इंड्योरेंस, डन। अब इनको बनाने के तरीके क्या हैं? पेस रन, ठीक है। पेस रन मीन्स रनिंग इन द होल डिस्टेंस विद द कांस्टेंट स्पीड। तो पेस रन एक्सरसाइज होती है जिसमें एथलीट को कहा जाता है कि उन्हें डिस्टेंस रन करना है कांस्टेंट स्पीड पे। जनरली 800 मीटर की रेस और अबव रेस इसमें इंक्लूड होती है। इसमें एथलीट को अपनी एनर्जी को कंजर्व करना होता है बाय रिड्यूसिंग द स्पीड। थोड़ी एनर्जी रिड्यूस करी स्पीड, फिर आ गई एनर्जी, फिर तेज करी, फिर आ गई, फिर तेज करी। इस तरीके को कहते हैं पेस रन मेथड, ठीक है। चलो acceleration run. Acceleration run are usually used to develop speed indirectly by improving explosive strength, ठीक है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ समझ गए ना, सडन हेड स्टार्ट वाला जो स्ट्रेंथ चाहिए होता है तेज भागने के लिए। तो एक्सेलरेशन रन में जो है स्पीड डेवलप करी जाती है बाय इंप्रूविंग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ाने की टेक्निक्स इसमें सिखाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट फ्रीक्वेंसी, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ स्प्रिंटर टू अचीव हाई स्पीड फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन। एक्सेलरेशन रन सिखाया जाता है स्प्रिंटर्स को कि वो हाई स्पीड में आ जाए मिनिमम सेकंड्स के अंदर, समझ लो तुम। सफिशिएंट इंटरवल शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन द रिपीटिशंस। तो इसकी ट्रेनिंग में इंटरवल्स दिया जाता है क्योंकि इतनी तेज भागे होंगे तो ऑब्वियसली हार्ट रेट बढ़ चुका होगा, तो इंटरवल की जरूरत होती है। एक्सेलरेशन रन कंप्लीटेड। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। जिम्नास्टिक्स को फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत होती है। फ्लेक्सिबिलिटी के काफ़ी सारे टाइप होते हैं, तो जैसे आप देख सकते हो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है, पैसिव, ठीक है। जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी 2 में डिवाइडेड होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो चलो पढ़ लेते हैं इनको, ठीक है। चलो, Flexibility is the range of movement of the joint of a individual to do the joint movement for a longer range without any external help को हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं।
यानी कि आप कोई मूवमेंट करो विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, उसको हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज लेस देन पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये कम होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी से। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के आप स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर रहे हो। इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ गिवन है स्टैटिक और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इट इज यूजली रिक्वायर्ड बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन ही रिमेन्स इन स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक मतलब स्टिल रहना है, हिलना नहीं है आपको, ठीक है। तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी उन स्पोर्ट्स के लिए चाहिए होती है जहाँ पे आपको स्टिल रहना है बट आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जैसे कि डाइविंग करते समय, सिटिंग, लाइंग करते समय आप में स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी इट इज नीड फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड इट इज इंक्रीज बाय स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो ये चाहिए होती है। अब आता है नेक्स्ट आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? द एबिलिटी टू डू जॉइंट मूवमेंट्स विद अ ग्रेटर रेंज विद एन एक्सटर्नल हेल्प ऑफ अ पार्टनर। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एक एक्सटर्नल हेल्प, एक ट्रेनर होते हैं उनके मदद से बनती है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज लार्जली डिटरमाइंड बाय जॉइंट स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द मसल एंड लिगामेंट। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनर की मदद से, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी आप खुद से बढ़ा सकते हो, बस ये याद रखो, ठीक है। चलो, और बहुत ज़्यादा पता है आपको, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना वो हमारे जॉइंट स्ट्रक्चर जेनेटिकली भी मैटर करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमने पढ़ा था फीमेल्स की ज़्यादा होती है, बचपन में ज़्यादा होती है, बट फिर भी देयर आर मेनी मेथड जिससे आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हो। जैसे सबसे पहला आता है स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। वी स्ट्रेच आर जॉइंट टू मैक्सिमम लिमिट, पहले मैक्सिमम लिमिट तक अपने जॉइंट को स्ट्रेच करना है, देन उसको होल्ड करना है वहाँ पे फ्यू सेकंड्स तक बिफोर रिटर्निंग टू द इनिशियल फेस। द होल्डिंग पीरियड मस्ट बी नॉट बी मोर देन 3 to 8 सेकंड, 3 से 8 सेकंड से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। द मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर इंप्रूविंग पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये पैसिव और एक्टिव दोनों फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़िया करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा दूसरा मेथड बैलिस्टिक मेथड। दिस मेथड परफॉर्म्स द मूवमेंट विद द स्विंग एंड रिदम। इसमें मूवमेंट स्विंग एंड रिदम के साथ करनी होती है। एज द स्ट्रेचिंग इज डन, ये आजकल बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे जो है इंसान को इंजरी हो सकती है, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं। अब हम अगला आता है हमारा PNF स्ट्रेचिंग मेथड, ठीक है। इसको हम पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड भी कहते हैं, ठीक है। जो PNF स्ट्रेचिंग मेथड है ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे जो है आजकल इफेक्टिव मेथड है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का। कौन सा? PNF स्ट्रेचिंग मेथड। क्या होता है इसमें? इट रिक्वायर्स अ पार्टनर, इसमें पार्टनर की जरूरत होती है एक्सरसाइज करवाने के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारी एक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की एक्सरसाइज है। तो विद दिस हमने फ्लेक्सिबिलिटी की भी पढ़ ली, 3 मेथड पढ़े जो है, हमने स्लो स्ट्रेच वाला पढ़ा और बैलिस्टिक पढ़ा और ये लास्ट में हमने पढ़ा PNF मेथड। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। मानो कि कोई भी स्पोर्ट्स में अगर एथलीट के पास कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, वो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए होना ज़रूरी है। इससे माइंड का, बॉडी का, हैंड्स का, आइज का, लेग्स का ना कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए बॉडी में, उसके लिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होनी ज़रूरी है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर दोज एबिलिटीज विच स्टेबलाइज and generalized pattern of motor control. These abilities help the sportsmen to do a group of movements with better quality and effect. जैसे आपने देखा है हम में से कई बार ऐसा होता है, हम बहुत तेज़ भाग रहे होते हैं तो डिसबैलेंस हो जाते हैं, बट एथलीट्स तेज़ भागने पर डिसबैलेंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो है उस पर वर्क कर रखा है, ठीक है। हम अगर कोई, जैसे अगर कई बार हम कोई शॉट किक करें तो किक करते करते हम गिर सकते हैं, ठीक है। वो लोग नहीं गिरते एथलीट्स, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बिल्ड करी है। ये दिमाग का संतुलन उन्होंने सही कर रखा है, अपनी बॉडी का संतुलन सही कर रखा है, जिससे वो नहीं गिरते हैं। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है आपको अपना जो है एक एथलीट की लाइफ में, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे रीड कर सकते हो यहाँ पे 7 टाइप की है, 7 के 7 लर्न करनी है हमें। ओरिएंटेशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एडजस्ट हिमसेल्फ एज पर द टाइम एंड कंडीशन ऑफ द प्लेस। जैसे कि अलग अलग टाइम, अलग अलग कंडीशन में आप अपनी जो है अपने आप को जो है उसमें बैलेंस कर पाओ, ठीक है। चलो अगला क्या हुआ इसमें? coupling ability. It is the ability of a player to move his physical organs in order to do his activity. For example, हैंड्स एंड आई का कोऑर्डिनेशन, फीट एंड आई का कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए. जैसे इन द वॉलीबॉल, स्मैशर स्मैशेस द बॉल अकॉर्डिंग टू द लिफ्ट ऑफ द बॉल एंड ब्लॉकर्स कोऑर्डिनेट द मूवमेंट्स ऑफ द हिज हैंड्स, हेड एंड फीट. तो पूरा एक कोऑर्डिनेशन चलता है ना, बॉल दिख रही है फिर उसको मारना है, उसे ब्लॉक करना है, इस तरीके से. तो पूरा ये कपलिंग एबिलिटी से आप ये कोऑर्डिनेशन कर पाते हो. रिएक्शन एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली, क्विकली, इफेक्टिवली टू द सिग्नल. ठीक है, तो ये रिएक्शन एबिलिटी भी दो टाइप की होती है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी. ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है बैलेंस एबिलिटी, एज एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग द कंप्लीट बॉडी मूवमेंट एंड टू रिगेन बैलेंस क्विकली आफ्टर द बैलेंस डिस्टर्ब, यानी कि बैलेंस रखना बॉडी को, डिस्टर्ब हो बैलेंस तो वापस से बैलेंस में रहता। रिदम एबिलिटी टू ऑब्जर्व और परसीव द रिदम ऑफ मूवमेंट एंड डू मूवमेंट विद एक्सट्रीम रिदम, ठीक है, रिदम के साथ अपने मूवमेंट को करना। अडैप्शन एबिलिटी, एबिलिटी टू एडजस्ट चेंज द मूवमेंट, अडैप्ट मतलब समझो जो जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अडैप्ट करने को अडैप्शन एबिलिटी कहा जाता है। लास्ट टॉपिक ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इसको कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग। तो in this training method in which the certain exercises of various kind of performed with or without apparatus with given dosage, it was developed by Adamson and Morgan। तो ये 1 मार्कर है, याद रखो। This is considered for the development of strength and endurance। तो एक सर्किट ट्रेनिंग होती है, ये स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों को बनाने के लिए किया जाता है। सर्किट ट्रेनिंग एक साइंटिफिक मेथड है जहाँ पे जो है इट इज बेस्ड ऑन ओवरकमिंग वेरियस एक्सरसाइजेस, अलग अलग एक्सरसाइजेस को एक सर्किट में रखा जाता है कि आपको इन्हें कंप्लीट करना है। व्हेन वन सर्किट इज कंप्लीट वन बिगिंस द फर्स्ट एक्सरसाइज अगेंस्ट फॉर द नेक्स्ट सर्किट, ठीक है। कैसा होता है थोड़ा इसका सिस्टम देखो आप कैसी होती है ये सर्किट ट्रेनिंग, इसके फायदे इसके नुकसान पढ़ने से पहले तो चलो पढ़ो। व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, बहुत आसान है, न्यूली ऐड हुआ है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्किट ट्रेनिंग इज दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग मेथड इन विच वेरियस एक्सरसाइजेस विल बी डन इन अ सर्टेन क्वांटिटी विद ऑपरेटर्स और विदाउट ऑपरेटर्स, कुछ मशीनों के साथ होंगे कुछ बिना मशीनों के। इट एम्स टू इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड मसल कैपेसिटी और एंड्योरेंस। तो यहाँ स्ट्रेंथ, मसल कैपेसिटी और एंड्योरेंस बनाने के लिए ये होती है, एंड्योरेंस लिखा नहीं, एंड्योरेंस लिखना, सर्किट ट्रेनिंग। जैसे कि ये फोटो देखो, ये एक सर्किट ट्रेनिंग है। सर्किट ट्रेनिंग की सिंपल डेफिनेशन हमें सीबीएसई के स्टडी मटेरियल में गिवन है, इज अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग यूज्ड टू डेवलप फिजिकल फिटनेस। इन सर्किट ट्रेनिंग ऑल द एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म्ड इन सर्किट विदाउट रिकवरी पीरियड। तो जितनी देर ये एक्सरसाइज हो रही है इसमें रिकवरी पीरियड नहीं मिलता है। जैसे शुरू हुई है सिटअप, बता देंगे कितने करने हैं, डिप्स करने हैं, स्किपिंग करनी है, बैक सिटअप्स करने हैं, स्पॉट रनिंग करनी है, लॉन्ग पुशअप, स्क्वाट एंड कार्टव्हील, ठीक है। फिर सर्किट ये खत्म हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या है, इंप्रूव करता है फिजिकल फिटनेस को, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को, एंड्योरेंस बढ़ाएगा, स्पीड भी बढ़ाएगा, सब बढ़ाएगा ये, ठीक है। तो ये होता है सर्किट ट्रेनिंग, जैसे एक सर्किट टाइप चल रहा है, ये कंप्लीट करोगे उसके बाद रेस्ट मिलेगा, इसका ये मेन फीचर होता है। एडवांटेजेस क्या है, सर्किट ट्रेनिंग इंडोर आउटडोर दोनों जगह हो सकती है। इक्विपमेंट फॉर एक्सरसाइज आराम से मिल सकते हैं, ईजी टू लर्न है। अ ट्रेनी कैन लर्न टू ट्रेन हिमसेल्फ, सर्किट ट्रेनिंग आप घर पे खुद भी कर सकते हो। गुड रिजल्ट मिलता है शॉर्ट पीरियड में। इंटरेस्टिंग मेथड, इट डज नॉट रिक्वायर लॉन्ग ड्यूरेशन की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ एथलीट कैन डू सर्किट ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द स्टेशन एट द सेम टाइम, एक जगह पे बहुत सारे सर्किट ट्रेनिंग्स आप कर सकते हो। कुछ और मेथड्स इसके जो है फायदे यहाँ लिखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, इंडोर एज वेल आउटडोर, ये सेम है। तो ये आप 6 भी लर्न कर सकते हो या ये वाले जो लास्ट में मैंने आपको बताया यहाँ से लर्न कर लो। बहुत बढ़िया मेथड होता है ये सर्किट ट्रेनिंग, अभी अभी इंक्लूड हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है, इसको लर्न कर लेना। बनाया किसने है, एडमसन एंड मॉर्गन ने, ठीक है। ये सर्किट ट्रेनिंग मेथड वेरियस एक्सरसाइजेस एक टाइम पे करवाता है, विद अपरेटस विदाउट अपरेटस, एंड व्हेन वन सर्किट इज कंप्लीट तब अगला सर्किट बिगिन होता है। फायदा क्या है, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए होता है। तो ज़्यादातर हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस देखी, या तो वो स्ट्रेंथ बिल्ड करने की थी या तो वो स्पीड बिल्ड करने की थी, ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस दोनों को बिल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ है ना, इनको जो है बनाने के लिए भी होती है, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ हमने पढ़ी है, इनको जो है डेवलप करने की भी कुछ कुछ वो है एक्सरसाइजेज हैं, तो वो जो है वो आप जो है वो भी मैंने पेस्ट कर दिया आपके पीडीएफ के अंदर। जब आप पढ़ोगे तो आपको वो 2-3 एक्सरसाइजेस भी जरूर पढ़नी है, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब गाइस अब जो है तुम टेंशन मत लो, पूरी फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सीरीज, आई होप इसने आपको हेल्प करा होगा। किया है तो जरूर से जो है मेरे चैनल के जो है इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही के साथ में जो आपका न्यू चैनल मैंने स्टार्ट करा है CUET बाय सिमरन सहानी, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आपकी CUET की जो है ट्रेनिंग का हुआ, प्रिपरेशन का हो, वो मैं इसमें करा रही हूँ। आई बी टीचिंग मेनी सब्जेक्ट्स टू यू जो आपको CUET में ज़रूर से पढ़ने हैं, तो उसके लिए आप मेरे CUET वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो है अभी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए तैयारी खत्म नहीं हुई है, यहाँ चैप्टर पढ़ा दिया है बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको कुछ नहीं करना है। अब बस आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज को अटेंड करना है, जहाँ मैं तुम्हें क्वेश्चंस लर्न करवा दूंगी पक्के से। तुम्हें लगता है ना दीदी ये लर्न कैसे करा, अरे मैं तुम्हें लर्न भी करा दूंगी, तुम क्वेश्चन आंसर सीरीज को अटेंड करना। तो प्लीज शेयर दिस सीरीज विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ये फिजिकल एजुकेशन की सीरीज को शेयर कर दो, जितने भी फिजिकल है। कोई क्वेरीज है तो पूछ लो, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइव सेशन में, नेक्स्ट डाउट सेशन में और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज के सेशन में। बाय बाय।